यह वह समय था जब हर फैसला भारी था और हर कदम का असर पूरे इलाके में महसूस होता था। राजधानी की हवा तक बदली हुई लगती थी, जैसे सब जानते हों कि आने वाला समय आसान नहीं है। हर गतिविधि को 2 बार परखा जा रहा था, क्योंकि लोग समझ चुके थे कि जरा सी चूक भी हालात को उलट सकती है। इसी खिंचाव और इसी सख्ती के बीच वो घटनाएं शुरू होने वाली थीं, जिनका असर आगे तक जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में कपाया नायक ऐसा नाम है जिन्हें आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि उनका नाम उस लड़ाई से जुड़ा है जिसमें दक्षिण भारत के कई सामंत मिलकर वारंगल राज्य को दिल्ली सल्तनत के कब्जे से बाहर निकालने के लिए आगे आए थे। दूसरी तरफ उस समय दिल्ली की सत्ता तुगलक वंश के हाथों में थी। वहीं कपाया नायक मुसुनूरी नायकों में से एक थे। मुसुनूरी नायक असल में उन योद्धा सरदारों का एक समूह थे जो काकतीय वंश की सेना से जुड़े हुए थे। शुरुआती समय में काकतीय शासक चालुक्य वंश के अधीन रहकर शासन करते थे और उनकी राजधानी वारंगल के पास हनमकोंडा में थी। इसके अलावा काकतीय शासकों में रुद्रमादेवी का नाम खास तौर पर उल्लेखनीय है। उन्होंने 1262 से 1289 तक शासन किया और मध्यकालीन भारत में वह तेलुगु क्षेत्र पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक थीं। उनके बाद वारंगल में प्रतापरुद्र शासक बने। इसी ऐतिहासिक क्रम में सन 1320 में दिल्ली सल्तनत की सत्ता में एक निर्णायक परिवर्तन हुआ। उस समय दिल्ली की गद्दी खिलजी वंश के हाथों में थी, लेकिन यह शासन आंतरिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष से जूझ रहा था। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए पंजाब का तत्कालीन गवर्नर गाजी मलिक दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुआ। उसने दिल्ली के अस्थायी सुल्तान खुसरो खान को सत्ता से हटाया और उसकी हत्या कर दी। इस घटना के साथ ही खिलजी शासन का अंत हो गया। इसके बाद गाजी मलिक ने स्वयं दिल्ली की गद्दी संभाली और गियासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। इसी सत्ता परिवर्तन के साथ दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। गियासुद्दीन तुगलक के सत्ता में आते ही दिल्ली सल्तनत की नीति में स्पष्ट बदलाव दिखाई दिया। उसका प्रमुख उद्देश्य आसपास के स्वतंत्र राज्यों को अपने अधीन करना और उन्हें सल्तनत की राजस्व व्यवस्था में शामिल करना था। इसके लिए उसने एक साफ योजना बनाई, जिसके तहत अलग अलग इलाकों में अपने सेनापति और अफसर भेजे गए। इन अफसरों का मुख्य काम था स्थानीय शासकों से कर वसूलना। जो राज्य समय पर तय किया गया कर दे देते थे, उन पर तुरंत हमला नहीं किया जाता था और वे नाम के लिए अपनी आजादी रखते हुए सल्तनत के अधीन बने रहते थे। लेकिन जो शासक कर देने से मना करते थे या वसूली में रुकावट डालते थे, उनके खिलाफ फौजी हमला किया जाता था। इन अभियानों में वारंगल का भी नाम था। इससे पहले वारंगल पर दिल्ली सल्तनत का पहला बड़ा सैन्य आक्रमण सन 1310 में हो चुका था। यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर किया गया था, जब उसके सेनापति मलिक कफूर ने काकतीय राजधानी वारंगल पर चढ़ाई की। इस अभियान के दौरान वारंगल को 4 महीने तक घेराबंदी का सामना करना पड़ा। लंबी घेराबंदी के बाद दिल्ली सल्तनत की सेनाएं भारी मात्रा में लूट लेकर वापस लौटीं। इस आक्रमण का उद्देश्य केवल सैन्य विजय नहीं था, बल्कि काकतीय शासकों को सल्तनत की अधीनता मानने के लिए मजबूर करना भी था। इस अभियान के बाद काकतीय राजा से भविष्य में नियमित रूप से कर देने का वादा लिया गया। उस समय भी वारंगल के शासक राजा प्रताप रुद्र ही थे। हालांकि मलिक कफूर के हमले के बाद बनी यह व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि बाद के सालों में राजा प्रताप रुद्र ने दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया। यह निर्णय न केवल दिल्ली के लिए एक राजनीतिक चुनौती था, बल्कि यह संकेत भी था कि काकतीय शासक स्वयं को सल्तनत की अधीनता से मुक्त मानने लगे थे। और इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की सत्ता संभालते ही अपने दूत फिर से वारंगल भेजे, ताकि राजा प्रताप रुद्र से बकाया कर वसूला जा सके। ये दूत स्पष्ट निर्देशों के साथ भेजे गए थे कि कर न देने की स्थिति में आगे की कार्रवाई की सूचना तुरंत दिल्ली भेजी जाए। वारंगल दरबार में पहुंचने पर इन दूतों ने कर भुगतान की मांग रखी, लेकिन काकतीय राजा प्रतापरुद्र ने किसी भी प्रकार का कर देने से साफ इनकार कर दिया। यह इनकार सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, बल्कि दिल्ली सल्तनत की हुकूमत को ठुकराने का एक साफ राजनीतिक इशारा भी था।
प्रतापरुद्र के इस निर्णय के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने सैन्य कार्रवाई का मार्ग चुना और सन 1323 में उसने अपने पुत्र उल्लुग खान को वारंगल पर आक्रमण करने और वहां की संपत्ति को लूटने के उद्देश्य से भेजा। उल्लुग खान उस समय दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख सैन्य नेता था और उसे जूना खान के नाम से भी जाना जाता था। इस अभियान की जिम्मेदारी उसे इसलिए सौंपी गई क्योंकि वह पहले भी कई अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा चुका था। आगे चलकर जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने अपना नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया, लेकिन इस समय वह अपने पिता के आदेशों के अधीन कार्य कर रहा था। उल्लुग खान ने एक बड़ी सेना के साथ वारंगल की दिशा में कूच किया और दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अपने अभियान को आगे बढ़ाया। इसी दौरान उसे यह सूचना मिली कि उसके पिता गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो चुकी है और दिल्ली में तख्त को लेकर बगावत फैल गई है। यह खबर अचानक फैली और इसका प्रभाव तत्काल पड़ा। हालांकि उस समय के स्रोतों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि यह अफवाह खुद उल्लुग खान ने ही फैलाई थी ताकि दिल्ली में राजनीतिक गड़बड़ी फैले और सत्ता पर उसका कब्जा आसान हो सके। इस खबर ने पूरे अभियान की दिशा बदल दी, क्योंकि इस अफवाह के फैलते ही उल्लुग खान ने वारंगल की ओर बढ़ रही अपनी फौजी कार्रवाई बीच में ही रोक दी और तुरंत वापस लौट गया, क्योंकि उस समय उसके लिए दिल्ली की राजनीति ज्यादा अहम हो गई थी। हालांकि यह वापसी स्थायी नहीं रही, क्योंकि लगभग 4 महीने बाद जब परिस्थितियां बदलीं और उसने दोबारा दक्षिण की ओर ध्यान केंद्रित किया तो उल्लुग खान एक बार फिर वारंगल पहुंचा। इस बार उसके साथ पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और तैयार सेना थी, जिससे साफ हो गया कि अब उसका मकसद सिर्फ दबाव बनाना नहीं बल्कि खुला फौजी हमला करना था। वारंगल पहुंचते ही उल्लुग खान ने सबसे पहले शहर के बाहरी हिस्से में स्थित मिट्टी से बने किले को अपने सैन्य अभियान का पहला लक्ष्य बनाया। यह बाहरी किला शहर की पहली सुरक्षा लाइन था और इसके गिरते ही अंदर के मुख्य किले तक पहुंच आसान हो जाती थी, और इसलिए उल्लुग खान की सेना ने मिलकर इस किले को घेर लिया और कम ही समय में उस पर अपना कब्जा कर लिया। बाहरी किले पर कब्जा होने के साथ ही वारंगल शहर का बाहरी क्षेत्र तुगलक सेना के अधीन आ गया और काकतियों की रक्षा व्यवस्था सिमटकर मुख्य किले तक सीमित हो गई। इसके बाद उल्लुग खान ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति को एकत्र कर शहर के मुख्य और अधिक मजबूत किलेबंद हिस्से को चारों ओर से घेर लिया। यह किला पत्थर से बना हुआ था और इसकी सुरक्षा व्यवस्था कहीं ज्यादा मजबूत थी। राजा प्रतापरुद्र खुद इसी किले में मौजूद थे और काकतीय सेना ने पूरी तैयारी के साथ घेराबंदी का सामना किया। किले की दीवारों, प्रवेश द्वारों और आसपास के क्षेत्रों पर सैनिकों को तैनात किया गया और तुगलक सेना के हर प्रयास का संगठित रूप से प्रतिरोध किया गया। इस संघर्ष में काकतियों ने अपनी सैन्य क्षमता और संगठन का पूरा उपयोग किया। यह घेराबंदी लगातार 5 महीनों तक चली। इतने लंबे समय तक चले संघर्ष के बावजूद उल्लुग खान और उसकी सेना काकतियों को निर्णायक रूप से पराजित नहीं कर सकी। न तो तुगलक सेना किले की दीवारों को तोड़ पाने में सफल हुई और न ही वह किसी भी प्रकार से किले के भीतर प्रवेश कर सकी। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। किले की मजबूत संरचना और काकतीय सैनिकों के प्रतिरोध के कारण तुगलक सेना को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि इन 5 महीनों की लंबी घेराबंदी का सबसे गंभीर प्रभाव किले के भीतर रहने वाले लोगों और सेना पर पड़ा, क्योंकि घेराबंदी की वजह से किले के भीतर नया सामान पहुंचाना पूरी तरह नामुमकिन हो गया। बाहर से आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिससे अनाज, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रुक गई। समय बीतने के साथ किले के भीतर अनाज और जरूरी संसाधनों की भारी कमी उत्पन्न हो गई। यह स्थिति धीरे धीरे असहनीय होती चली गई और लंबे समय तक प्रतिरोध जारी रखना संभव नहीं रह गया। आखिरकार इसी मुश्किल हालात ने राजा प्रतापरुद्र को एक सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। तब राजा प्रतापरुद्र ने किले के दरवाजे खोलने का आदेश दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। इसी आत्मसमर्पण के साथ वारंगल की लंबी घेराबंदी का अंत हुआ और काकतीय प्रतिरोध समाप्त हो गया। आत्मसमर्पण के बाद तुगलक सेना ने वारंगल शहर में व्यापक और सुनियोजित लूटपाट शुरू कर दी। सैनिकों ने शहर के आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश कर घरों को लूटा और वहां जमा धन, अनाज तथा अन्य कीमती वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान
धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया और कई मंदिरों को तोड़ दिया गया और काकतीय दौर से जुड़ी कई पुरानी इमारतों को भी नष्ट कर दिया गया, जिससे शहर की सत्ता और समाज की पूरी बनावट को गहरा नुकसान पहुंचा। इस हिंसक कार्रवाई में बड़ी संख्या में आम लोगों की हत्या की गई। कुछ लोगों को केवल इस शर्त पर जीवित छोड़ा गया कि वे इस्लाम स्वीकार करें, जबकि जिन्होंने ऐसा करने से इनकार किया उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। शहर में लूट और दमन की यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद तुगलक राजकुमार उल्लुक खान ने आगे की प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए। उसने आदेश दिया कि काकतीय राजा प्रतापरुद्र और उनके परिवार के सदस्यों को दिल्ली ले जाया जाए ताकि उन्हें दिल्ली सल्तनत की निगरानी में रखा जा सके। इस काम की जिम्मेदारी उसके भरोसेमंद सेनापतियों कादिर खान और ख्वाजा हाजी को सौंपी गई। इसके बाद राजा प्रतापरुद्र और उनके परिजनों को कड़ी निगरानी में दक्षिण से उत्तर की ओर दिल्ली की यात्रा पर भेजा गया। इस यात्रा के दौरान जब यह काफिला नर्मदा नदी के तट पर एक पड़ाव पर रुका, तभी एक निर्णायक घटना घटी। उसी स्थान पर प्रतापरुद्र ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के साथ ही काकतीय वंश का औपचारिक अंत हो गया। उनकी मौत ने न सिर्फ काकतीय राजवंश की राजनीतिक कड़ी को तोड़ दिया, बल्कि उस शासन व्यवस्था का भी अंत कर दिया जो लंबे समय तक तेलुगु इलाके पर कंट्रोल में रही थी। प्रतापरुद्र की मृत्यु के बाद वारंगल पर तुगलक वंश के अधीन दिल्ली सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया गया। प्रशासनिक दृष्टि से इस परिवर्तन को स्थायी रूप देने के लिए शहर का नाम बदल दिया गया। वारंगल को अब सुल्तानपुर कहा जाने लगा। इस नाम परिवर्तन के साथ ही काकतीय सत्ता का स्थान पूरी तरह दिल्ली सल्तनत के तुगलक शासन ने ले लिया और वारंगल का राजनीतिक स्वरूप पूरी तरह बदल गया। लेकिन इस अंत के साथ ही कपाया नायक का उदय होता है। इतिहासकार सिंथिया टैलबोट ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि 1323 में काकतीय राजधानी और काकतीय राजा के पतन का प्रभाव अत्यंत विनाशकारी था। उनके अनुसार काकतीय राजनीतिक व्यवस्था का कोई भी हिस्सा कम से कम किसी पहचान योग्य रूप में आगे जीवित नहीं रह सका। न तो काकतीय सिंहासन का कोई वारिस सामने आया और न ही काकतीय शासन से जुड़े किसी छोटे शासक का जिक्र बाद के शिलालेखों में मिलता है। इसके बाद उल्लुक खान लगभग 1 वर्ष तक वारंगल क्षेत्र का गवर्नर बना रहा। हालांकि यह व्यवस्था स्थायी नहीं रही, क्योंकि बाद में उसके पिता गियासुद्दीन तुगलक ने उसे दिल्ली वापस बुला लिया। उल्लुक खान की वापसी के बाद वारंगल के प्रशासन की जिम्मेदारी मलिक मकबूल को सौंप दी गई। मलिक मकबूल हिंदू था जिसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था। उसका असली नाम नागैया गन्ना विभूदु था। उसको कुछ समय पहले तलवार की नोक पर और धन का लालच देकर इस्लाम स्वीकार करवाया गया था। वह पहले काकतीय सेना का एक प्रमुख सेनापति रह चुका था और स्थानीय प्रशासन तथा सैन्य संरचना से भली भांति परिचित था। तुगलक शासन ने उसे इसी कारण वारंगल का प्रशासक नियुक्त किया ताकि स्थानीय परिस्थितियों को समझने वाला व्यक्ति शासन को संभाल सके। इस नियुक्ति के साथ ही वारंगल में तुगलक शासन की प्रशासनिक पकड़ और मजबूत हो गई। इसी बीच सन 1325 में उल्लुक खान दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सत्ता हासिल करने के इस रास्ते में उसने अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक और अपने भाई को धोखे से मरवाकर अपने लिए रास्ता साफ किया। दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद उसने अपना नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया। सुल्तान बनने के बाद उसकी नीतियां और अधिक आक्रामक हो गईं। वारंगल के अतिरिक्त उसने दक्षिण भारत के कई अन्य क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। इनमें मालाबार, मदुरई और कर्नाटक के दक्षिणी सिरे तक के क्षेत्र शामिल थे और इसके साथ ही दक्षिण भारत में असंतोष और विरोध की परिस्थितियां भी तेजी से विकसित होने लगीं। इसके अलावा तुगलक शासन के अंतर्गत दक्षिण भारत से नियमित रूप से राजस्व वसूलने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों की नियुक्ति की गई और किसी भी प्रकार के विरोध या बगावत को दबाने के लिए सैन्य टुकड़ियां तैनात की गईं। वहीं दूसरी तरफ तुगलक अधिकारियों और सैनिकों की मौजूदगी ने ग्रामीण और क्षेत्रीय प्रशासन पर सीधा दबाव बना दिया। उस समय दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य पालायमों या क्षेत्रों में विभाजित थे। हर पालायम या इलाका एक नायक के अधीन होता था। ये नायक आमतौर पर फौजी पृष्ठभूमि से आए शासक होते थे।
जिन्हें अपने अपने इलाकों में शासन और सेना दोनों का अधिकार मिला हुआ था। नायकों की जिम्मेदारी सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे अपने इलाकों में कर वसूलते थे, स्थानीय इंसाफ की व्यवस्था देखते थे और जरूरत पड़ने पर अपने अधीन सैनिकों के साथ अपने मुख्य शासक के लिए सेना भी भेजते थे। इस प्रकार नायक अपने क्षेत्र में शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होते थे। नायक अपने इलाकों में काफी हद तक अपने फैसले खुद लेते थे, लेकिन वे काकतीय राजा के प्रति वफादार माने जाते थे। काकतीय राजा प्रतापरुद्र के शासनकाल में ऐसे कुल 75 नायक थे जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रशासन संभालते थे। ये नायक काकतीय राज्य की रीढ़ माने जाते थे और प्रशासन, कर तथा सैन्य व्यवस्था इन्हीं के माध्यम से संचालित होती थी। इन्हीं नायकों में से एक प्रमुख नाम मुसुनूरी प्रोलय नायक का था। काकतीय सत्ता के पतन के बाद भी उनका प्रभाव क्षेत्र में बना रहा और वे स्थानीय परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे। 1330 में मुसुनूरी प्रोलय नायक ने पीठापुरम के पास विलास कॉपर प्लेट जारी किया। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार युद्ध, लूटपाट और प्रशासनिक दमन के कारण क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह टूट गई थी। साथ ही वारंगल पर हमला करने वाले मुस्लिम हमलावरों को बेहद निर्दयी और अमानवीय बताया गया है, जिससे उस समय लोगों की सोच और तुगलक शासन के खिलाफ फैले गुस्से की साफ झलक मिलती है। इसी दौर में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत, विशेषकर तेलुगु क्षेत्र के हिंदू समाज पर अत्यंत भारी कर लगाए गए। ये कर पहले से प्रचलित करों की तुलना में कई गुना अधिक थे और कई मामलों में यह बढ़ोतरी 10 से 20 गुना तक पहुंच गई थी। कर तय करने में न तो स्थानीय हालात का ध्यान रखा गया और न ही खेती की असली क्षमता को समझा गया। किसानों को न केवल नकद कर अदा करना पड़ता था, बल्कि अपनी उपज का लगभग आधा हिस्सा भी सरकारी अधिकारियों को सौंपना अनिवार्य कर दिया गया था। यह व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा और विनाशकारी प्रहार थी। इस अत्यधिक कर बोझ का प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई देने लगा, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान खेती करने में असमर्थ हो गए और लगातार कर की मांग फसल का बड़ा हिस्सा छिन जाने और सख्त रवैये की वजह से कई किसानों ने अपनी जमीनें छोड़ दी। कई लोग अपने गांवों से पलायन कर जंगलों और दुर्गम इलाकों में जाकर रहने लगे ताकि वे तुगलक शासन की कर वसूली से बच सकें। हालांकि यह पलायन भी उन्हें सुरक्षित नहीं रख सका, क्योंकि तुगलक शासन के सिपाही इन किसानों का पीछा करते रहे और उन्हें पकड़कर मौत के घाट उतारते रहे। जो लोग कर नहीं दे पाए या तय रकम से कम कर दे सके, उन्हें सख्त सजा दी गई और कई मामलों में उन्हें सबके सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन परिस्थितियों ने पूरे क्षेत्र में भय और असंतोष का वातावरण पैदा कर दिया। ग्रामीण समाज, स्थानीय सरदार और नायक सभी इस दमनकारी व्यवस्था से प्रभावित हुए। काकतीय शासन के समय जिन नायकों के पास अपने इलाकों में शासन और सेना का अधिकार था, वे अब तुगलक अफसरों की सख्त नीतियों की वजह से खुद को किनारे किया हुआ महसूस करने लगे। यही असंतोष धीरे धीरे संगठित प्रतिरोध में बदलने लगा। अंततः सरदारों और नायकों ने मुसुनूरी प्रोलय नायक के नेतृत्व में तुगलकों के विरुद्ध विद्रोह का मार्ग चुना। इस विद्रोह का पहला साफ नतीजा सन 1325 में सामने आया, जब मुसुनूरी प्रोलय नायक और उनके साथियों ने गोदावरी इलाके में तुगलक शासन को पीछे धकेलते हुए अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह सफलता केवल सैन्य नहीं थी, बल्कि यह स्थानीय सत्ता की पुनर्स्थापना का संकेत भी थी। इसके बाद प्रोलय नायक ने स्वयं को इस क्षेत्र का शासक घोषित किया और शासन की व्यवस्था को फिर से संगठित करने का प्रयास किया। इसके बाद मुसुनूरी प्रोलय नायक ने सन 1333 तक इस क्षेत्र पर शासन किया। उनके शासनकाल में तुगलक सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध को एक ठोस आधार मिला। हालांकि उनकी कोई संतान नहीं थी और इसलिए उनकी मृत्यु के बाद सत्ता का उत्तराधिकार उनके परिवार के भीतर ही तय हुआ और इसके परिणाम स्वरूप मुसुनूरी कपाया नायक सत्ता में आए। यहीं से तेलुगु क्षेत्र में तुगलक शासन के विरुद्ध संघर्ष का एक नया और अधिक संगठित चरण आरंभ हुआ। गोदावरी क्षेत्र में सत्ता संभालने के बाद कपाया नायक ने यह स्पष्ट निश्चय किया कि वारंगल से तुगलक मुस्लिम आक्रमणकारियों को पूरी तरह बाहर निकाला जाएगा। उनके लिए यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि काकतीय सत्ता के पतन के बाद टूट चुकी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को
पुनः स्थापित करने का प्रश्न था। इसी उद्देश्य से कपाया नायक ने विभिन्न क्षेत्रों के नायकों के साथ लगातार बैठकें की। इन बैठकों में तुगलक शासन की सैन्य स्थिति, प्रशासनिक कमजोरियों और स्थानीय समर्थन की संभावनाओं पर विचार किया गया। इसके बाद एक संगठित और व्यावहारिक रणनीति तैयार की गई, जिसमें अलग अलग नायकों की सेनाओं को समन्वित रूप से उपयोग करने की योजना बनाई गई। इस रणनीति के तहत कपाया नायक के नेतृत्व में नायकों की संयुक्त सेनाओं और तुगलक सेना के बीच लगातार कई संघर्ष हुए। ये युद्ध किसी एक स्थान तक सीमित नहीं थे, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे, जिससे तुगलक प्रशासन पर निरंतर दबाव बना रहा। नायकों की सेनाएं स्थानीय भूगोल और मार्गों से परिचित थीं, जिससे उन्हें सैन्य अभियानों में लाभ मिला। इस दौरान तुगलक सेना को न केवल प्रत्यक्ष युद्धों का सामना करना पड़ा, बल्कि आपूर्ति और नियंत्रण बनाए रखने में भी कठिनाइयां आने लगीं। इसी सिलसिले में 1334 से 1335 के बीच तुगलक खुद दक्षिण की ओर निकला, ताकि विद्रोहों को दबाया जा सके और इलाके पर दोबारा अपना कंट्रोल बनाया जा सके। यह अभियान बड़े पैमाने पर किया गया था, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं रहीं। अभियान के दौरान तुगलक सेना किसी प्रकार की महामारी की चपेट में आ गई। स्वयं सुल्तान भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बीमारी और सैनिकों की लगातार मृत्यु के कारण यह अभियान आगे नहीं बढ़ पाया। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक को दौलताबाद के मार्ग से दिल्ली वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। समकालीन विवरणों के अनुसार इस महामारी के कारण तुगलक सेना का लगभग 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया, जिससे उसकी सैन्य शक्ति को भारी आघात पहुंचा। तुगलक सत्ता के कमजोर पड़ते ही कपाया नायक ने अपने अभियान को और तेज कर दिया। सन 1336 में उन्होंने तुगलकों द्वारा वारंगल का गवर्नर नियुक्त किए गए मलिक मकबूल के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किया। इस संघर्ष में कपाया नायक को व्यापक समर्थन प्राप्त था। कुल 75 अधीनस्थ नायकों ने उनकी अगुवाई में अपनी सेनाएं एकत्र की और संयुक्त रूप से तुगलक सेना का सामना किया। इन नायकों में वेम रेड्डी भी शामिल थे, जिन्हें आगे चलकर रेड्डी वंश का संस्थापक माना जाता है। इस संयुक्त सैन्य प्रयास के परिणाम स्वरूप मलिक मकबूल को पराजय का सामना करना पड़ा और वारंगल में तुगलक शासन की स्थिति गंभीर रूप से कमजोर हो गई। इस प्रकार कपाया नायक ने वारंगल को तुगलक शासन से दोबारा अपने अधीन कर लिया। यह विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि तुगलक प्रशासन की दक्षिण भारत में स्थापित सत्ता के लिए एक बड़ा आघात थी। वारंगल पर नियंत्रण स्थापित होने के बाद कपाया नायक ने शहर और आसपास के क्षेत्रों से तुगलक सत्ता के समर्थकों को हटाने की कार्रवाई की। इसके अंतर्गत वारंगल से अधिकांश मुसलमानों को बाहर निकाल दिया गया, जिससे तुगलक शासन की प्रशासनिक और सामाजिक उपस्थिति लगभग समाप्त हो गई। वारंगल पर पुनः अधिकार स्थापित करने के बाद कपाया नायक ने अपने राज्य का विस्तार पूर्वी तेलंगाना के बड़े हिस्से तक किया। जिन क्षेत्रों पर पहले तुगलक अधिकारियों का नियंत्रण था, उन्हें धीरे धीरे अपने अधीन लाया गया और उन्हें मुसनूरी सत्ता में शामिल कर लिया गया। इस विस्तार के साथ कपाया नायक ने क्षेत्रीय शासन को स्थिर करने का प्रयास किया और स्थानीय नायकों के माध्यम से प्रशासन को संगठित किया। तुगलक काल में बदले गए नामों और प्रतीकों को भी हटाया गया। सुल्तानपुर का नाम बदलकर फिर से वारंगल रखा गया, जिससे यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि यह क्षेत्र अब दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं रहा। इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र में हिंदू प्रभुत्व की पुनः स्थापना हुई। इसके अलावा कपाया नायक की भूमिका केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं रही। उन्होंने पड़ोसी राज्यों को भी सहायता प्रदान की, ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों से मुस्लिम शासन को समाप्त कर सकें। इसके माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर एक ऐसा वातावरण बना जिसमें तुगलक सत्ता लगातार कमजोर होती चली गई। कपाया नायक के नेतृत्व में यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रही। इसके बाद कपाया नायक ने सन 1368 तक तेलंगाना पर शासन किया। उनके शासनकाल को तुगलक काल के बाद के अव्यवस्थित दौर से अलग माना जाता है। एक समकालीन अभिलेख में कपाया नायक की महिमा की तुलना काकतीयों के अंतिम शासक प्रतापरुद्र से की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय समाज में उन्हें एक वैध और प्रभावशाली शासक के रूप में देखा जाता था। इसके बाद सन 1368 में भीमावरम में कपाया नायक की मृत्यु हुई।
उनकी मृत्यु के साथ ही नायक परिवार के शासन का द्वार समाप्त हो गया। इसके साथ ही वह राजनीतिक व्यवस्था भी समाप्त हो गई, जिसने तुगलक शासन को दक्षिण भारत के इस क्षेत्र से बाहर निकालकर कुछ समय के लिए स्थानीय सत्ता को पुनः स्थापित किया था। और कपाया नायक की कहानी किसी लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्य की नहीं है, बल्कि उस झूठ के खिलाफ खड़े होने की कहानी है जिसे मुस्लिम सत्ता हर बार जीत के नाम पर बनाती रही। वारंगल पर हमला करना, नाम बदल देना, लूट करना, जोर जबरदस्ती करना और लोगों से जबरन कर वसूलना और फिर इसे शासन कहना, यही मुस्लिम सल्तनत का असली तरीका था। कपाया नायक ने यह साफ कर दिया कि इतिहास सिर्फ किले गिराने से नहीं बनता, बल्कि लोगों की रजामंदी से बनता है। मुस्लिम सल्तनत ने दक्षिण भारत को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने लूट को अपनी नीति बना लिया और डर को शासन का तरीका मान लिया। आज कपाया नायक को कम जाना गया कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास में उन्हें जानबूझकर छोटा दिखाया गया, क्योंकि उनकी कहानी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या मुस्लिम सल्तनत की हर जीत सच में जीत थी या फिर बस कुछ समय के लिए लोगों पर थोपी गई हिंसा। कपाया नायक का शासन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उन्होंने यह गलतफहमी तोड़ दी कि मुस्लिम सल्तनत को हराया नहीं जा सकता। शायद यही वजह है कि उनका नाम धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो राजा सूरजमल के दिल्ली अधिकार की गूंज को महसूस कीजिए, पुरंदर की घेराबंदी को समझिए और रानी कर्णावती के गढ़वाल संघर्ष की कहानी जानना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।